पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 4,40,000 को हुआ पार। जी हां, आपको बता दें 4,40,450 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 13,548 कंफर्म केसेस हो चुके हैं। मृतकों की संख्या की बात करें तो 14,000 के आंकड़े को पार कर गए हैं। महाराष्ट्र में कल 3721 मामले सामने आए तो टोटल 1,35,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। दिल्ली में कल 2900 मामले सामने आए तो 22,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। और दुनिया भर में 89,85,000 कंफर्म केसेस हो चुके हैं। मृतकों की संख्या 4,68,000 को पार कर गई। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को बिहार के खगड़िया से प्रवासी मजदूरों की गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत की, लेकिन मोदी ने कहा कि ये प्रयास श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए है और उनके पास काम करने के लिए है। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह लगातार गरजते हैं कि इस बार पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, लेकिन जब पश्चिम बंगाल के मजदूरों के काम की बात आती है तो तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो जाती है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ जहां पे कांग्रेस शासित राज्य है और पश्चिम बंगाल जहां पे ममता बनर्जी की शासन, वहां पर इन दोनों राज्यों में ये योजना मुस्लिम दुनिया के सबसे बड़े मंच कहलाने वाले इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी ने सोमवार को जम्मू कश्मीर को लेकर एक आपातकालीन बैठक की। यह बैठक कॉन्टैक्ट ग्रुप की थी, जिसमें ओआईसी ने जम्मू कश्मीर मुद्दे पर 1994 में बनाया था। बैठक के बाद जम्मू कश्मीर कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप ने कड़ा बयान जारी किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में जम्मू कश्मीर कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप के सदस्य देश अजरबैजान, नाइजर, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा है कि कश्मीरियों को दशकों से उनके वैध अधिकारों से वंचित रखा गया है। हाँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कश्मीरियों को उनके अधिकारों को दिलाने की कोशिशें तेज करने की अपील करता हूँ। यूपी के कानपुर स्थित संवासनी गृह मामले में प्रशासन की लापरवाही लगातार उजागर हो रही है। महिला संवासनी गृह में एक के बाद एक लगातार 7 युवती के गर्भवती पाए जाने और 57 के कोरोना संक्रमण होने का मामला सामने आने के बाद यूपी की सियासत भी गर्मा गई है। इधर शेल्टर होम की बच्चियों के गर्भवती और कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस भेजा है। आयोग ने सूबे के मुख्य सचिव और डीजीपी से इस मामले में जवाब मांगा है। इसके अलावा इस मामले में राज्य महिला आयोग ने भी कानपुर डीएम से भी रिपोर्ट मांगी है। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की छात्रा सफूरा जरगर की जमानत याचिका पर सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। सफूरा की अर्जी का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आरोपी गर्भवती होने के मात्र से जमानत की हकदार नहीं हो सकती। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने दलील दी है कि पिछले 10 वर्षों में तिहाड़ में 39 महिला कैदियों की डिलीवरी हो चुकी है। ऐसे में सफूरा जरगर का भी मामला खास नहीं है। पुलिस ने कोर्ट को बताया है कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है। दिल्ली पुलिस ने सफूरा जरगर की जमानत याचिका 22 जून को हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कल गलवान वैली में चीन के सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कर्नल संतोष बाबू की पत्नी को एक आवासीय जमीन, ग्रुप 1 यानी गेजेटेड रैंक की नौकरी और 5 करोड़ रुपए का चेक भी सौंपा है। आपको बता दें कि लद्दाख में चीन की सीमा के साथ हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू को 18 जून पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई है। कन्हैया कुमार का बड़ा ऐलान, आत्मनिर्भर का राग अलाप रहे थे और आत्मसमर्पण कर दिया। जिस जमीन को वीरों ने अपने खून पसीनों से सींच कर सुरक्षित रखा था, उस पर हुक्मरानों का रवैया कितना दर्दनाक और शर्मनाक है। अब फिर से ये लोग शहीदों के बलिदान में चुनावी स्टंट खोज रहे हैं। इनका डिप्लोमा भी फर्जी है और डिप्लोमेसी भी पूर्णतः फर्जी है। भारत के पड़ोसी देश में चीन के पक्ष में माहौल बनता दिखाई दे रहा है। और पहले देश की सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बैठक की। अब देश में मांग उठ रही है कि नेपाली गोरखा नागरिक भारतीय सेना में शामिल ना हो। नेपाल की एक प्रतिबद्ध पार्टी ने मांग की है कि गोरखा नागरिक भारत की ओर से चीन के लिए लड़ाई भी ना लड़े। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के विक्रम चंद ने काठमांडू में नेतृत्व की अपील की है। कांग्रेस पार्टी ने शिक्षक भर्ती घोटाला, पशुपालन विभाग में हुए घोटाले की जांच के न्यायालय की मांग की। इसके साथ ही कई तरीके की योगी सरकार के घोटालों की पोल खोलने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कल 1 दिवसीय बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया है। और ये अपने अपने कार्यालय यानी जिला अध्यक्ष सभी कांग्रेस पार्टी के जिला कार्यालयों पर यह हुआ है। और लखनऊ से लेकर प्रदेश के 80 जिलों में कांग्रेस पार्टी ने योगी सरकार के खिलाफ घोटालों को लेकर उन पर हमला बोला है और इसी के साथ डीएम को सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने की अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्वास्थ्य मुद्दों के साथ बिना समझौता किए और मंदिर समिति, राज्य और केंद्र सरकार के समन्वय के साथ रथ यात्रा आयोजित की जाएगी। आपको बता दें इससे पहले सुप्रीम कोर्ट 18 जून को ही सुनवाई में 23 जून को होने वाले रथ यात्रा को कोरोना महामारी के कारण रोक लगा दी थी। 16 दिनों में पेट्रोल 8.5 रुपये तो डीजल 9.5 रुपये हुआ महंगा। जी हाँ, आपको बता दें कि सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी HPCL, BPCL, IOC ने लगातार 16 दिन भी पेट्रोल डीजल में जमकर इजाफा कर रहे हैं। यानी पेट्रोल डीजल एक तरफ सस्ता है तो दूसरी तरफ भारत में महंगा है और लगातार पेट्रोल डीजल महंगा होता चला जा रहा है। उद्योगपतियों के खाते में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है तो किसान और आमजन के जेब पर ज़बरदस्त तरीके से बोझ पड़ रहा है। बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।